देखिए, बात साफ है, अगर यूएस और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो ईरानियन रजीम का ये लोग कचूमर बना देंगे, ये बात तय है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान के पास ये कैरियर ग्रुप आ चुका है। यूएसएस एब्राहम लिंकन, साथ में दर्जनों सबमरीन्स होंगी, मिसाइल बोट्स होंगी, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, एयर डिफेंस इक्विपमेंट होगी, सब कुछ होगा। यानी कि एक समुद्री बेड़ा, पूरा का पूरा आर्माडा रेडी फॉर वॉर। यूएसएस एब्राहम लिंकन से फाइटर जेट्स उड़े, बीच में रिफ्यूल करा, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे रिफ्यूल करा सऊदी अरब में, और यहां से ईरान के टारगेट हिट करके फिर वापस कहीं और चलेगा और यहां से वापस आ गए। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि दे आर हियर इन द अरेबियन सी समवेयर। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं कि ठीक है, तुम बड़ा तोप से एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आओगे, लेकिन हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को मारेंगी। मरता क्या ना करता, अब तो मैं जा ही रहा हूं, तो चलो दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करूं। सरकार गिर रही है, मेरी जान जा रही है, लो दबाओ बटन, देखते हैं क्या होता है। आप सारी पोजीशंस अपनी स्ट्रांग कर देते हैं और इजराइल को कहते हैं तैयार रहना भैया, जैसे हम बोलेंगे मिलकर ठोकेंगे ईरान को। आपको क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ क्यों साइन करा है? ये डिफेंस पार्टनरशिप जो साइन हुई है, क्यों? अब आप देखिएगा वहां पे आकाश मिसाइल जाएंगी, वहां पे पिनाका जाएगा, वहां पे ये सब जाएगा, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा दोस्तों, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने कैरियर ग्रुप भेज दिया है, ईरान को बर्बाद कर दूंगा। ईरान कहता है हम तुम्हारे लिए पूरी तरीके से तैयार है। और वहां पे यूरोप, जो आज तक अमेरिका की छत्र छाया के नीचे सांस ले रहा था, वो यूरोप अब अपना समीकरण जो है, पूरा मामला है, वो बदल रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। एआई ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है। कई कंपनियां एआई को यूज करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके करियर में ग्रोथ ला रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी इस एआई की फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं बाय जॉइनिंग अ 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम हैपनिंग ऑन दिस सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 10 AM to 7 PM। वैसे तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस 10,000 रुपए है, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर आउटस्किल ने इसे आपके लिए फ्री में लाए हैं। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप 10+ टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क को बिना किसी कोड के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियो बनाना और एआई एजेंट्स डेवलप करना सीखेंगे। 40+ देशों से 1 करोड़ से ज्यादा प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने और एआई को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए। डोंट मिस आउट ऑन दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर। आप देख रहे हैं यूएस ने अपना कैरियर ग्रुप भेज दिया है, साथ में एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं। वहां पे इजराइल तैयार है, इजराइल देख रहा है मौका लगे ठोक दें ईरान को। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह बात तय है कि अगर यूएस और इजराइल मन बना लें तो ईरानियन रजीम का कचूमर बना देंगे। लेकिन दैट इज नॉट द एंड, दैट इज नॉट द एंड। आपने देखा, इनको सद्दाम हुसैन का कचूमर बना, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूं यहां पर, इनको सद्दाम हुसैन को हराने में टाइम नहीं लगा, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी पे टांग दिया। आज की तारीख में भी वहां पे लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। क्या होता है कि जब रायता फैलता है दोस्तों, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर पूरा फैलता है। इस रेजीम के कई दीवाने हैं, मैं खमेनेई की बात कर रहा हूं। कई लोग हैं वहां पे जो उसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, और वो लोग जो हैं वो लड़ते रहेंगे, चाहे खमेनी बाय द वे कहीं बाहर भी चला जाए, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स थी कि भाग जाएगा, रूस चला जाएगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इट वॉन्ट बी दैट इजी। द हिंदू से हमने खबर ली है, यूएस डिप्लॉयज एयरक्राफ्ट कैरियर एज ईरान वॉर्न्स अगेंस्ट अटैक। यह खबर हमने 4-5 दिन पहले भी कवर करी थी दोस्तों। आज की तारीख में हम दोबारा बता रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अब ईरान के पास, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के पास यह कैरियर ग्रुप आ चुका है। यूएसएस एब्राहम लिंकन, साथ में दर्जनों सबमरीन्स होंगी, मिसाइल बोट्स होंगी, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, एयर डिफेंस इक्विपमेंट होगी, सब कुछ होगा।
यानी कि एक समुद्री बेड़ा, पूरा का पूरा आर्माडा रेडी फॉर वॉर। और वहां पे देखिए दोस्तों, ये जो है ना पूरा, आप ये देख सकते हैं यहां पे, ये तो इजराइल है यहां पे, राइट, दिस इज इजराइल, राइट, ये यहां पे। और आपको क्या लगता है ये लोग होंगे कहां पे? एक गेस वर्क है। वेयर डू यू थिंक दिस कैरियर ग्रुप इज? ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसको कह रहे हैं, यूएसएस एब्राहम लिंकन, ये है किधर दोस्तों? या तो ये बोलते हैं कि सेफ डिस्टेंस पे यहां पे है ये। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, दिस इज जस्ट दिस थिंग, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी कि यहां से दे कैन हिट, अगर मिसाइल सही मारना है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की खूबसूरती क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर की खूबसूरती यह है कि उसके ऊपर फाइटर जेट्स होते हैं। अगर यहां पे फाइटर जेट्स करते हैं, देन दे हैव टू रिफ्यूल समवेयर। इनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, या तो ये सऊदी अरब में रुकेंगे कहीं पे। इनके इतने सारे बेसेस हैं यहां पे, पूरे बेसेस हैं, अमेरिकन बेसेस हैं दोस्तों। ये देखिए ना, एयरबेस, नेवल फैसिलिटी, आउटपोस्ट, रडार फैसिलिटी, ये कहीं पर भी अपने नेवल फैसिलिटी और एयरबेस पर रुक सकते हैं रिफ्यूल करने के लिए। यानी कि यहां से एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन से फाइटर जेट्स उड़े, बीच में रिफ्यूल करा, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे रिफ्यूल करा सऊदी अरब में, और यहां से ईरान के टारगेट हिट करके फिर वापस कहीं और चलेगा और यहां से वापस आ गए। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि दे आर हियर इन द अरेबियन सी समवेयर। यह भी हो सकता है कि दे आर इन द अरेबियन सी समवेयर। आई डू नॉट थिंक ये यहां पे होंगे, क्योंकि अगर यहां पे होंगे तो ये पूरा इलाका दोस्तों, ये है सना, और ये पूरा इलाका जो है हुथियों का है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग हुथियों के इलाके के पास अपना कैरियर ग्रुप डिप्लॉय करेंगे, और यहां पे वैसे भी मैन्यूवरिंग स्पेस इतना ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है इनको। ये मेरा मानना है, दिस इज माई थिंकिंग, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि या तो यहां पे होंगे या ये फिर यहां पे होंगे, यानी कि इन द अरेबियन सी और दिस इज द मेडिटेरेनियन, या तो इस तरफ होंगे ये लोग, और यहां से हमला करने की कोशिश करते हैं अगर हमला होता है तो। A US naval strike group led by an aircraft carrier has deployed to Middle Eastern waters, the United States said on Monday, January 26th, as Tehran warned it was ready to hit back at any American attack launched in response to crackdown on anti-government protests. The strike group has arrived in the Middle East, US Central Command said on Monday, adding it was there to promote regional security and stability. Iran's foreign ministry warned on Monday of comprehensive and regret-inducing response to any aggression. Ministry spokesman Ismail Baghai said the arrival of such a battleship is not going to affect Iran's determination and seriousness to defend the Iranian nation. A senior military official told state-level television that build-up of extra-regional forces and equipment would not act as a deterrent but rather increase their vulnerability and turn them into accessible targets. साफ सीधी बात है, ये जो अंग्रेजी बोली है ना ईरानियों ने, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं कि ठीक है तुम बड़ा तोप से एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आओगे, लेकिन हमारे पास ऐसी मिसाइल हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को मारेंगी। अब एयरक्राफ्ट कैरियर है कि ठीक है, इट विल हैव एयर डिफेंस एसेट्स, नो डाउट, किसी भी एयरक्राफ्ट, एनी एयरक्राफ्ट कैरियर इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो ऐसा नहीं है कि बीच में इट्स अ सिटिंग डक, इट्स नॉट अ सिटिंग डक, इट्स वेरी वेल प्रोटेक्टेड। हवा से, पानी के नीचे से, पानी के ऊपर से, हर जगह से एक कवच एंड मेनी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन एन एयरक्राफ्ट कैरियर हैज। लेकिन अगर ईरान कहता है कि जी हमने मिसाइल्स फायर करी हैं, हमने सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करी हैं, मुझे नहीं पता ईरान के पास है कि नहीं है। कॉमन नॉलेज सेज दे हैव अ लॉट ऑफ मिसाइल्स। हो सकता है इन्होंने चाइना से कुछ ली हो सकता है इन्होंने रशिया से ली हो, नॉर्थ कोरिया से ली हो। If they fire, let us say 10-15 hypersonic missiles at the same time at USS Abraham Lincoln, USS Abraham Lincoln का तो थैंक यू हो जाएगा वहां पे। ये देखने वाली बात है, ये कितना करेंगे, क्या कर सकते हैं। इसीलिए जब मैंने बोला था ना यहां से, तो आई सेड इसमें थोड़ा सा फासला क्रिएट हो जाएगा। डिस्टेंस मींस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये बिल्कुल यहां पे घुस के ईरान के पास करना थोड़ा सा जोखिम वाली बात है, क्योंकि अगर रेजीम पलट रही है, अगर खमेनेई की सरकार गिर रही है, मरता क्या ना करता कुछ कर देगा वो आदमी, मरता क्या ना करता। अब तो मैं जा ही रहा हूं, तो चलो दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करूं। सरकार गिर रही है, मेरी जान जा रही है, लो दबाओ बटन, देखते हैं क्या होता है। दैट इज ऑल्सो ह्यूमन साइकोलॉजी। और दोस्तों यहां पे ये आर्टिकल हमने लिया है द इकोनॉमिस्ट से, हिजबुल्लाह ईरान मोस्ट पावरफुल प्रॉक्सी हैज बीन हम्बल्ड। दोस्तों ईरान की फॉरेन पॉलिसी है क्या, और ईरान की फॉरेन पॉलिसी चलाता कौन है? अगर मैं आपको बोलूं कि एक्चुअली जो ईरान का पावर है वो ईरान की मिसाइल नहीं है, वो ईरान का होने वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, ईरान का
असली जो पावर है वो है ईरान की प्रॉक्सीज। ईरान की प्रॉक्सीज में सबसे बड़ा हमास, हिजबुल्लाह, हुथीज, ये सब ऐसी दर्जनों प्रॉक्सीज हैं मिडिल ईस्ट में जो कि ईरान ने पाल पोस के बड़ी करी हैं। उनको हथियार देना, उनको पैसा देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन देना, उनको बताना कि क्या काम करना है, पूरी प्लानिंग कर कुरा के उनको सब कुछ समझाना। ये जो टनल बनाए हैं ये किसका आइडिया था? हमास के टनल बड़े मशहूर हैं, आइडिया किसका था? सोचिए, बताइए, लिखिए कमेंट्स में कि साहब इसका आइडिया था। किसने स्टोरी समझाई हमास को कि तुम ये करो? अब लेकिन बात यह हुई है कि जो इनके हाथ थे, इजराइल ने दोनों हाथ काट दिए दोस्तों। इजराइल ने दोनों हाथ काट दिए। इजराइल ने हमास को तोड़ तोड़ के बिल्कुल व्हीलचेयर में बैठा दिया और हिजबुल्लाह आज की तारीख में उसको सांप सूंघ गया है। मैं आपको समझाता हूं कैसे हुआ यह। Hezbollah is Iran's most powerful foreign proxy given the task of deterring Israel and projecting power beyond the theocracy's borders, meaning it is under pressure as never before. Militarily and financially, the organization is diminished. Its remaining strength lies less in confrontation with Israel than its ability to dominate Lebanese politics. Hezbollah's sources of cash have reduced sharply. Hezbollah की जो फंडिंग है वो ना के बराबर हो गई है। निकोलास मडूरो इन वेनेजुएला डिसरप्टेड अ ल्यूक्रेटिव स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू। जब अबडक्शन हो गया, जब उठा के ले गए निकोलस मडूरो को, तो इसका डायरेक्टली ईरान से लेना देना था। ये एंगल आप समझिए। अब कल हो सकता है कि रिपोर्ट आए, ये बोले ट्रंप कि ठीक है, उसको वेनेजुएला का तेल तो था चाहिए, उसको पावर तो चाहिए था वेनेजुएला का, लेकिन उसको एक और चीज चाहिए थी कि ईरान की लाइफलाइन कैसे काटे। अब मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा, ये जुड़त कहां पे आती है। आप बोलेंगे ना साहब ईरान तो यहां पे, वेनेजुएला यहां पे, ये स्टोरी क्या है एक दूसरों? ये तो मिली नहीं रही स्टोरी बिल्कुल अलग है। अलग नहीं है दोस्तों। अंडर मडूरो, कैराकास बिकेम अ हब फॉर इलिसिट इरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स, अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर कोलंबियन कोकेन एंड अ हेवन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि मडूरो जो था, क्योंकि ईरान के तेल पे सैंक्शंस लगे थे, चीन खरीदता था, बाकी तेल पे सैंक्शंस लगे थे, और चाइना ने बोला सैंक्शंस तुम्हारे भाड़ में जाए। किसके सैंक्शंस? अमेरिकन के ना, भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मडूरो इनके लिए ये सब काम करता था, इनके लिए ड्रग्स घुमाता था, इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, ये सारा का सारा काम मडूरो करता था। अब दोस्तों हुआ ये कि जब मडूरो को उठा के ले गया डोनाल्ड ट्रंप या उसके सिपाही उसको उठा के ले गए, डेल्सी रॉड्रिगेज जो कि उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी, आपको पता है ट्रंप ने उसको राष्ट्रपति बना दिया वेनेजुएला का। डेल्सी रॉड्रिगेज ने अपने ही बॉस मडूरो के साथ गद्दारी करी। यानी कि अटैक से पहले वो टच में थी अमेरिकन के। शी वॉज इन टच विद द अमेरिकन कि ठीक है, हम यहां पे बैठेंगे, तुम आके अटैक। उसको पता था कि हमला होने वाला है, उसको पता था कि मडूरो को उठा के ले जाएंगे। पर मडूरो को यह नहीं पता था कि मेरी वाइस प्रेसिडेंट, जिसको मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, जिसने साथ में चलने की कसमें खाई हैं, वो गद्दार निकलेगी। अब हुआ ये कि डेल्सी रॉड्रिगेज क्योंकि बनना चाहती है राष्ट्रपति और बने रहना चाहती है राष्ट्रपति, उसने ट्रंप को बोला कि ऐसा है, आज से आप हमारे बॉस हो, आप बताओ आपको क्या करना है वेनेजुएला में। यू टेल मी 1 2 3 4 5, हमारा काम है कि आपके आदेश का पालन करना। अब जब उसने ट्रंप की हर बात मानना शुरू कर दी, तो यहां पे ईरान का जो तेल बिक रहा था और यहां पे ड्रग्स का धंधा और यहां पे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, उसमें कैंची मार दी। हिजबुल्लाह और हमास को जाने वाले जो फंड्स थे वो अचानक वहां से ड्राई अप हो गए दोस्तों। Israeli airstrikes on Hezbollah targets continue. The group has lost control of Beirut airport, once vital for moving people, weapons and money between Lebanon and Iran. The fall of Bashar al-Assad in Syria in 2024 further disrupted routes that used to allow Hezbollah to replenish its arsenal quietly and cheaply. दोस्तों, बेरूट के एयरपोर्ट पे हिजबुल्लाह का कब्जा था। वो कब्जा छूट गया क्योंकि इजराइल ने बम मार मार के हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। और यहां पे कह रहे हैं कि साहब बशार अल असद, ये बात मैंने पहले कवर कर चुका हूं मैं, बशार अल असद जब से सीरिया गया, सीरिया के अंदर तो रशियन बैठे थे, ईरानी बैठे थे, बशार अल असद को भगा दिया। अहमद अल शरा बीच में आ गया। जब अहमद अल शरा बीच में आया तो पता लगा सारा गेम टर्किश इंटेलिजेंस और CIA का है। तो आज की तारीख में सीरिया से जो सामान जाता था वो भी ब्लॉक हो गया। अब जो ईरान है, इट कैनॉट सपोर्ट इट्स प्रॉक्सीज एनी लॉन्गर। ईरान ना पैसे भेज पा रहा, ईरान ना ड्रग से कुछ कर पा रहा, ना ईरान हथियार भेज पा रहा, ईरान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वहां पे सब कुछ ब्लॉक कर दिया धीरे धीरे, एक एक रास्ता। मडूरो की बात मैंने आपको बता दी। यहां पे बेरूट एयरपोर्ट पे चाबी लगा दी इन लोगों ने कि अब तुम बेटा यहां पे नहीं आ सकते। और तीसरी बात सबसे बड़ी, यह बोला है साहब कि बशार अल असद जब सीरिया 2024 भागा
और अहमद अल शरा आया तो तीसरा रास्ता भी इनका बंद हो गया था। द मूवमेंट्स लीडरशिप हैज बीन होलोड आउट even after ceasefire with Israel. Assassinations have continued. Hezbollah's remaining leaders are aging, infirm and hiding. Senior figures avoid meeting, fearful that any gathering will draw Israeli fire. Israel ने क्या करा दोस्तों कि इनके साथ एक सीज फायर इनका हो गया, इजराइल और हिजबुल्लाह का। लेकिन इजराइल ने सीज फायर के बाद भी इनको मारना बंद नहीं करा। Assassinations have continued. इनके सारे के सारे लीडर अब या तो बुजुर्ग हो गए हैं, या उनकी तबीयत खराब हो गई है, या वो छुपे हुए हैं। वो चेहरा दिखाएंगे, इजराइल ठोक देगा। मैं आपको किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। इजराइल की एक यूनिट है मोसाद की, जिसका नाम है किडॉन। किडॉन यूनिट असैसिनेशन ही करती है। उनका काम है दुनिया भर में जाना और जो इजराइल के दुश्मन है उनको निपटाना। आप कभी भी देखेंगे बहुत बड़ा कोई हिजबुल्लाह या हमास का बंदा ईरान में मारा गया, या कहीं आप बोलेंगे कि यूरोप में मारा गया, कोई कहीं मारा गया, वो किडॉन वाले लोग हैं। किडॉन का काम ही यह है, उनको आदेश मिलता है, वो निकलते हैं, टीम्स की तरह दुनिया भर में फैले, किसको निपटाना है, दैट इज व्हाट किडॉन डज। ये सब लोग डर के मारे मोसाद के ये अंडरग्राउंड हो गए। यानी कि आपको पता है ना, इनके जेब में पेजर थे, पेजर फट गए। 2-2.5 हजार हिजबुल्लाह की लीडरशिप वाले साफ हो गए बिकॉज ऑफ द पेजर ब्लास्ट। आपको पता ही है क्या हुआ था उसमें। सो दैट इज द लेवल की इजराइल ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। हिजबुल्लाह इज ऑलमोस्ट ओवर। वो कुछ नहीं करते बेचारे, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। Iran's response to Hezbollah losses and its own weaknesses has been to tighten its grip. The Islamic Revolutionary Guard Corps, the Islamic Republicans military arm, long embedded in the group's military structures, now exercises direct authority. तो जो भी बचे कुछ हैं अब ईरान डायरेक्टली कंट्रोल करने की इनको कोशिश कर रहा है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के थ्रू। तो दोस्तों ये पूरा किस तरीके से, वहां पे देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, वहां पे अटैक करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि मडूरो के जाने से पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग के और ड्रग्स के और तेल के। ये बात बता रहे हैं किस तरीके से सीरिया में बशर उल असाद चला गया, अहमद अल शरा आ गया, टर्किश इंटेलिजेंस और CIA ने ऑपरेशन करा। ये एक तरफ की बात हो गई। और यहां पे किस तरीके से जो हिजबुल्लाह है, पूरा का पूरा हिजबुल्लाह का मामला अब समाप्त हो गया। मतलब अब हिजबुल्लाह वो फोर्स नहीं रही जो इजराइल को परेशान कर सकती थी। रॉयटर्स ये खबर देता है दोस्तों कि यूएस ऑफिशियल सेज वॉशिंगटन इज ओपन फॉर बिजनेस इफ ईरान विशेस टू कॉन्टैक्ट देम। सीधी बात है, ये ट्रंप स्टाइल नेगोशिएशन है। आप समझिए ट्रंप कैसे नेगोशिएट करता है। आपको उस इंसान के दिमाग के अंदर एक जैसे रोशनदान बना रखा है उसके सर में, और आप उसके दिमाग के अंदर देख सकते हैं। वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए इसने क्या करा। सारी की सारी चीजें हमने आपको पहले बता दी। इसने किस तरीके से ईरान को घेरा। इजराइल ने हमास को खत्म करा लगभग, हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, सीरिया से पूरा ब्लॉक कर दिया तख्ता पलट करके, वेनेजुएला में तख्ता पलट कर दिया, मडूरो को किडनैप कर दिया। यानी कि ईरान को आपने घेर लिया, ईरान के आपने हाथ काट लिए, अपने सोर्सेस काट दिए उसके। फिर आप भेजते हैं अपना कैरियर ग्रुप, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, USS एब्राहम लिंकन, राइट। आप सारी पोजीशंस अपनी स्ट्रांग कर देते हैं और इजराइल को कहते हैं तैयार रहना भैया, जैसे हम बोलेंगे मिलकर ठोकेंगे ईरान को। जब सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं, और ये मैं 1-1.5 साल से कहता चला आया हूं दोस्तों, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, द फाइनल गेम प्लान इज तेहरान। ये सारा का सारा जो है ना, ये जितना भी ये छोटी मोटी चीजें हो रही हैं यहां पे, ये हो गया, एंड गेम ईरान है, एंड गेम तेहरान है। तेहरान में तख्ता पलट, दैट इज द एंड गेम। अब ये कह रहे हैं नेगोशिएट करो। इसने मडूरो के साथ भी यही करा था। मडूरो को बोला था मैं तुम्हें 1 महीना दे रहा हूं, तुम वेनेजुएला छोड़ दो, तुम वेनेजुएला छोड़ दो। मडूरो ने बोला नहीं, तुम कावर्ड हो, तुम नहीं कर सकते। ट्रंप ने उसको उठा लिया। यही मडूरो अपना पैसा, अरबों डॉलर जो इसका था, ये ले लुआ के पहुंच जाता रशिया, आराम से रशिया में इस वक्त रह रहा होता, मॉस्को में किसी बहुत बड़े बंगले में रह रहा होता और ऐश अय्याशी के दिन अपने काटता, और धीरे 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 यूएस उसके बारे में भूल जाता। मडूरो ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। यूएस ने कर दिया, पकड़ के ले आया मडूरो को। यही यूएस करेगा तेहरान में, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए उन्होंने ऑफर करा है। अब ये ऑफर में क्या करना चाह रहे हैं, इनको यह पता है कि जो प्रोटेस्ट्स हैं ईरान में आज की तारीख में, ठीक है, सब कुछ ब्लॉक है, और बहुत दिनों से आप मान के चलो कि पता नहीं कितने आवर्स से पूरा इंटरनेट बंद है और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है वहां पे। अब इनको एक छोटा सा ऑफर करता है अमेरिका, और अमेरिका का ये ऑफर है डायरेक्टली खमेनेई को कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप एक काम करो, भग लो यहां से। सरकार वरकार अपने बंदों को लेके, जो भी तुम्हारे 100, 150, 200 लोग हैं जो ईरान को रन करते हैं, अपने परिवारों को लेके तुम्हें जहां भागना है, तुम्हें चाइना जाना है, तुम्हें रशिया जाना है, जहां तुम्हारी खुशी है
तुम वहां चले जाओ। The United States is open for business if Iran wishes to contact Washington, a US official said on Monday, as the United States seeks to pressure Tehran over a government crackdown on protesters. I think they know the terms, the official told reporters. When asked about the terms of talks with Iran, they are aware of the terms. The US President Donald Trump said on Thursday that the United States had an armada heading towards Iran, but hoped he would not have to use it, as he renewed warnings to Tehran against killing protesters or restarting its nuclear program. देखिए साफ सीधी बात है दोस्तों, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने प्रोटेस्टर्स हजारों की तादाद में मर चुके हैं और हजार मर जाएंगे, ट्रंप को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। This man is extremely self-centered. He does not care about anybody. In fact, being the president of the United States, he does not care about the United States. So if anybody tells me that he cares about the people in Iran, I refuse to believe it. That's nonsense. ये इंसान किसी का सगा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ये अपने परिवार का सगा है, अपनी जेब का सगा है, अपने बैंक बैलेंस का सगा है, अपनी ईगो का सगा है, और ये किसी का सगा नहीं है। यहां पे क्या कर रहा है ये? सिंपली देखिए, इसको क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। ये डील करेगा और कल अगर खमेनाई ये बोले कि तुम मुझे यहां पे बने रहने दो, ठीक है, हमारा तेल तुम जैसा बोलोगे हम बेचेंगे, मैं यहां पे बना रहूंगा, चलो तुम्हारे साथ डील करते हैं, ये भूल जाएगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स इन तेहरान, जिन्होंने बोला था ना कि 16,500 बंदे मार दिए हैं, और ये 1 हफ्ता पहले बोला था, अब पता नहीं क्या नंबर है, ईरानियन डॉक्टर्स ने बोला था कि 16,500 बंदे मार दिए हैं। भाई ये सब भूल जाएगा, ये सब भूल जाएगा। यही तो बोल रहा है, इफ ईरान विशेस टू कॉन्टैक्ट वॉशिंगटन। ये क्या है? आप आइए हमारे साथ बात करिए। वी आर ओपन फॉर बिजनेस, नॉट ओपन फॉर टॉक्स, नॉट ओपन फॉर टॉक्स, वी आर ओपन फॉर बिजनेस। धंधे के लिए हम तैयार हैं। बताओ, अब ईरान अगर समझ जाता है कि तेल चाहिए इस आदमी को, अगर इसको तेल चाहिए, आप बोलोगे ठीक है साहब, हम तेल का मार्केट ओपन करते हैं, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को कुछ। यार देखो, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि ट्रंप को एक्चुअली डेमोक्रेसी चाहिए? ट्रंप की दोस्ती सऊदी अरब के साथ है, राइट? डेमोक्रेसी है वहां पे? अगर है तो आप मुझे बताइए कि हाँ मेजर साहब, वहां पे तो डेमोक्रेसी है बहुत तगड़ी, हर 4 साल में 5 साल में चुनाव होते हैं वहां पे। बताइए, शी जिनपिंग से दोस्ती कहता ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। चाइना में डेमोक्रेसी है? ये हाथ पकड़ के कंधे पे हाथ रखता है किम जोंग उन के, जो दुनिया का बदतरीन डिक्टेटर है। ये कहता है ही इज अ गुड फ्रेंड, अच्छा आदमी है ये डोनाल्ड ट्रंप के डायलॉग हैं भाई। तो आपको क्या लगता है उसको डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट है? क्या वो इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रोटेस्टर्स ईरान में मर रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। ये तो खुद अमेरिका में प्रोटेस्टर्स को गोली मार रहा है यार। ये मिनेपोलिस में इसने नहीं मार दिए 2 बंदे और कह रहा है कि ठीक मारे बिल्कुल। ये तो अमेरिका में लोगों को मार रहा है, इसको क्या फर्क पड़ता है ईरान में? तो जो ईरानी ये सोच रहे हैं कि ट्रंप इज सम सॉर्ट ऑफ अ गाय हु विल कम एंड हेल्प बिकॉज ही इज वेरी लार्ज हार्टेड, नो। Trump is just an English-speaking Ayatollah Khamenei. That is the only difference between Trump and Ayatollah. One speaks Farsi, the other speaks English. That's all. The Hindu कहता है, keep dreaming. NATO chief says Europe can't defend itself without the US. NATO chief Mark Rutte warned on Monday that Europe cannot defend itself without the United States in face of calls for the continent to stand its own feet after tensions over Greenland. If anyone thinks here again that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming, you can't. अच्छा ना, ये वही बंदा है। अब ये देखो ना, spending from 5% NATO target agreed last year to 10% and spent billions and billions of building nuclear arms. अब ये ट्रंप बोल चुका। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये इतना बड़ा चापलूस कैसे निकल गया? ये नेदरलैंड्स का आदमी है, ये नेदरलैंड्स का रहने वाला है, खुद यूरोपियन है, और ये खुद अपने इलाके को, अपने देश को इतना कम समझता है। इस आदमी ने ट्रंप को डैडी बोला था। ये ट्रंप को खुलेआम कहता है ये ट्रंप बाप है, ऐसा बोलता है ये। इसको लगता है कि ट्रंप का सगा बन के इसका कुछ भला हो जाएगा। देखिए, यूरोप ने अपनी चॉइस जो करनी थी उसने कर ली है। जो यूरोप को, अभी मैं आपको बात बता रहा हूं, आप देख लेना। जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं ना, ये चाइना से भी बात करेंगे, आप देख लेना। अभी इनको पता है कि अगर रूस को रोकना है तो आप भारत से बात करो, रूस को रोकना है आप चाइना से बात करो। चाइना को तो नहीं चाहिए ना ग्रीनलैंड, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना थोड़ा ना, तो ट्रंप झूठ बोल रहा है कि ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप कह रहा है कि अगर मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, ट्रंप ने क्या बोला, इफ अमेरिका इज नॉट इनसाइड ग्रीनलैंड और दे डोंट ऑक्यूपाई ग्रीनलैंड, द रशियंस एंड द चाइनीज विल ऑक्यूपाई ग्रीनलैंड।
अरे, इफ द रशियंस एंड द चाइनीज हैड टू ऑक्यूपाई ग्रीनलैंड, दे वुड हैव डन सो लॉन्ग बैक. व्हाई हैवंट दे डन इट टिल नाउ? Why haven't they done it till now? This is all fake. This is fake news from Trump. ऐसा कुछ भी नहीं है. और ये आदमी जो है, ये जानबूझ के, ये नेटो का चीफ है, ये जानबूझ के ट्रंप का सगा बन रहा है, जानबूझ के ट्रंप का सगा बन रहा है. ठीक है कि ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, यूरोप अभी तक लापरवाह था अपनी सिक्योरिटी को लेकर. अब यूरोप ने बोल दिया कि ठीक है साहब, 5% या उससे भी ऊपर हम अपने जीडीपी का लगाएंगे डिफेंस में. इट विल टेक टाइम, 10, 15, 20 ईयर्स, लेकिन एवरी ईयर दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर. आपको क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ क्यों साइन करा है? ये डिफेंस पार्टनरशिप जो साइन हुई है, क्यों? अब आप देखिएगा, वहां पे आकाश मिसाइल जाएंगी, वहां पे पिनाका जाएगा, वहां पे ये सब जाएगा, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जाएंगी, बिकॉज इंडिया विल शेयर द टेक्नोलॉजी विद देम. ये होना है. भारत के पास जो वेपन टेक्नोलॉजी है वो यूरोप के पास दोस्तों नहीं है. हाँ, यस, दे हैव द यूरो फाइटर एंड दे हैव 1 or 2 ग्रेट थिंग्स, नो डाउट, विच वी डोंट हैव. लेकिन इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन टर्म्स ऑफ रॉकेटरी, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स. And we will share that technology with Europe, and Europe will become stronger. ये खबर रॉयटर्स की है दोस्तों. चाइना टू सीक डीपर कोऑपरेशन विद यूके, चाइनीज मिनिस्ट्री सेज. अब देखिए ना, चाइना ने साइन कर ली डील कनाडा के साथ. कनाडा जो बिल्कुल खासुल खास था यूएस का. बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हैं, भाई भाई की तरह हैं. ट्रंप ने इतना परेशान करा, वो जाके चाइना से उसने हाथ मिला लिया. ट्रंप ने भारत के ऊपर जब बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए, वहां पे मोदी जी की फोटो सामने आई कि पुतिन है वहां पे, शी जिनपिंग है, मोदी जी हैं, तीनों एक साथ बैठ के हंस रहे हैं. एक दूसरे का हाथ पकड़ के लोग जोक्स क्रैक कर रहे हैं. उनकी रिलेशनशिप के ऊपर बात होने लगी. फिर मोदी जी बैठ गए पुतिन के साथ गाड़ी में. वो बड़ा फेमस हो गया कि मोदी जी गाड़ी में बैठे हैं. कार डिप्लोमेसी एक वर्ड सामने आया. उसी प्रकार से देखिए ना, ये चीजें आप साल भर पहले ये सोच नहीं सकते थे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा. आप सोच सकते थे कि कनाडा जाके डील साइन करेगा चाइना के साथ अगेंस्ट द विशेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? कभी नहीं, हो नहीं सकता. अगर 1 साल पहले दोस्तों, पिछली जनवरी में अगर कोई मुझसे बोलता, मैं कहता झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. बट मरता क्या ना करता, सर्वाइवल वाली बात है यार. ये देखिए, चाइना इज रेडी टू एनहांस म्यूचुअल ट्रस्ट विद ब्रिटेन एंड डीपन practical cooperation with the group of 7 nations as Prime Minister Keir Starmer visits the world's second largest economy this week. According to the Chinese Foreign Ministry on Tuesday, during Starmer's visit from Wednesday to Saturday, he will meet with President Xi Jinping, Premier Li Qiang, and Chinese top legislator Xiao Leji and Guo Jiakun, spokesperson at the Foreign Ministry, at a regular news conference. Starmer will lead a delegation of more than 50 British companies and institutions from sectors including finance, healthcare, and manufacturing. Chinese Commerce Ministry said in a separate statement released on Tuesday, trade and investment documents are expected to be signed during the British Prime Minister's visit. The Commerce Ministry said it is willing to strengthen communication on trade and economic policies to create a fair, transparent, and rule of law based business environment for cooperation between enterprises of both sides. अब आपने देख लिया क्या हो रहा है दोस्तों. ये दोस्त थे, ये भाई थे. पता है आपको, 450 से 500 के बीच, between 450 to 500 British soldiers died in Afghanistan. अमेरिका का साथ देने के चक्कर में इन्होंने अपनी जानें दे दी. और ट्रंप क्या कहता है कि यूरोपियन सोल्जर्स तो पीछे थे, हम आगे थे. यार, आप अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की बेइज्जती करोगे और रोज बेइज्जती करोगे, और जो दुश्मन हैं उनके साथ हाथ मिलाओगे और अपने दोस्तों के साथ अपने भाइयों की बेइज्जती करोगे, तो भाई फिर वो टिकने वाले नहीं हैं. जैसे घर परिवार में होता है ना, वैसे जियोपॉलिटिक्स में होता है दोस्तों. कोई शक नहीं है इसमें. अब ये बंदा जा रहा है, इससे मिलेगा, ही विल साइन डील्स, और धीरे 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 जो यूके का डिपेंडेंस था एक अमेरिका के ऊपर, ठीक है, यूके का डिपेंडेंस होगा ना अमेरिका के ऊपर, दैट डिपेंडेंस विल स्लोली एंड स्लोली रिड्यूस. दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने कर दिया भारत के साथ डील साइन करके, और मर्कोसर डील साइन करके साउथ अमेरिका के साथ. यहां पे ये चाइना के साथ, राइट, कियर स्टारमर. वहां पे मार्क कार्नी कनाडा का चाइना के साथ डील साइन कर रहा है. पूरी दुनिया में लोग आपस में डील साइन कर रहे हैं, और इन पूरी की पूरी डील्स में जो 4-5 मोटी मोटी डील साइन हुई हैं पिछले 1 महीने में या होने वाली हैं, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है. अमेरिका के साथ कोई बड़ी डील साइन नहीं हुई. सोचना इसके बारे में और फिर कमेंट्स में लिखना. दोस्तों, यहां पे वीडियो खत्म होता है. जाने से पहले आपको याद दिलाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. ये जो एआई की क्लासेस हैं इस वीकेंड में, उसको जरूर ज्वाइन करिए. आप क्लिक करिए, वहां पे मैंने लिंक छोड़ दिया है, क्लिक करके रजिस्टर योरसेल्फ. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.